धीरे धीरे, नैनों को धीरे धीरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। तो अभी तक हमने हिंदी विषय में वर्णमाला नाम के टॉपिक को देख लिया था। अब हमें वर्णमाला से बढ़ना है आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले या आगे बढ़ना कैसे है वो चीज़ हम देखते हैं पहले बोर्ड पे कि भाई आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ों की जानकारी हमें चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना कि आगे जो चैप्टर है उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे कैसे, ठीक है। तो इसी बात को लेकर हम चलते हैं और बात करते हैं। एक शब्द होता है पद, तो बात करेंगे अब पद की। अभी तक हमने क्या किया, हमने वर्णमाला में किया क्या, हमने वर्णमाला में अक्षर को पढ़ा, अक्षर से स्वर, स्वर से व्यंजन और व्यंजन से वर्ण, और वर्ण बना कैसे, स्वर और व्यंजन को मिला के। ऐसे ही था, या फिर ऐसा ना कहें और ऐसा कह दें कि वही वर्ण बना कैसे, अक्षर धन अक्षर को मिला के। तो हमने वर्ण बनाया कैसे, और इसी वर्ण को क्या कह दिया जाता है, एक मिनट, सॉरी, इसी वर्ण को नहीं कहते, और इसी वर्ण से मिलकर बनता है शब्द। क्या बनता है, शब्द। तो हमने जब लास्ट क्लास देखी थी ना, लास्ट क्लास में जब हमने सीखी थी बातें, तो हमने लास्ट क्लास में ये बातें सीखी थी कि वर्णों का विच्छेद कैसे किया जाए। अब वर्णों का विच्छेद करने के लिए करना क्या पड़ता था, पहले में शब्द चाहिए थे, कई वर्ण मतलब कई सारे अक्षर और वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता था। अब उन्हीं शब्दों की बातें आती थी वर्ण विन्यास में, वर्ण विच्छेद में, मात्रा विन्यास में, मात्रा विच्छेद में। तो हमने मात्रा विच्छेद में या वर्ण विच्छेद में शब्दों को पढ़ा है। सीधी सी बात ये है शब्दों कैसे पढ़ा है कि शब्दों के टुकड़े किए, शब्दों के कितने पॉसिबल संभव टुकड़े हो सकते हैं, कि कितने अक्षर हैं उसके अंदर, कितने स्वर हैं, और कैसे कैसे स्वर और अक्षर की क्रिया बनती है, मतलब आगे वो प्रोसेस करते हैं, कैसे कैसे उनके टुकड़े होते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी कि भाई एक शब्द के या एक शब्द के कितने वर्ण हो सकते हैं, कितने अक्षर, कितने स्वर हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। तो अब हमने देखा क्या था कि भाई इन सभी वर्णों से, मतलब कई प्रकार के वर्णों से मिलकर एक शब्द बनना था। अब इसी शब्द को, ये देखो ये पद, इसी शब्द को पद कहा जाता है। इसी शब्द को क्या कहा जाता है, पद। तो अगर हम पद की डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या बनेगी, वर्ण के सम्मिलित रूप को शब्द कहा जाता है। और जब यही शब्द वाक्यों में प्रयोग, जब यही शब्द वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंधकर पद कहलाता है। बात ये है, हमने वर्ण पढ़े थे, जब इन्हीं वर्णों को जोड़ दिया जाए तो शब्द होते हैं, और उन्हीं शब्दों को जब जोड़ दिया जाए, मतलब कई सारे शब्द इकट्ठे कर दिए जाए तो वाक्य बनता है। तो उसी वाक्य की बात है, वर्ण के सम्मिलित रूप को शब्द कहा जाता है, ठीक है। वर्ण के सम्मिलित रूप को शब्द कहा जाता है। जब इसमें क्या लिखा है, जब यही शब्द वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, यही शब्द, जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं ना, वर्णों के सम्मिलित रूप को शब्द, अगर इसी शब्द को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है
तो वह व्याकरण के नियमों में बंधकर, क्या व्याकरण के नियमों में बंधकर पद कहलाता है। व्याकरण के नियमों में बंधकर पद कहलाता है। तो ये है पद की डेफिनेशन। अब ये तो लिखा दी पूरी, मतलब एक भाषा के तरीके से, और थोड़ी बड़ी भी है। सीधे आपको ये समझना है, कोई भी शब्द है उस शब्द को पद कहा जाता है, और पद बनता कब है, जब वो वाक्यों में सम्मिलित होता है। और वाक्यों में सम्मिलित होते समय होता क्या उसके साथ, वो व्याकरण के नियमों में आ जाता है कि भाई कौन सा शब्द कैसे लिखा जाना है, कहाँ लिखा जाना है, कब इसका उपयोग होगा, कब इसका उपयोग नहीं होगा। ये सब चीजें जब सोची जाती है ना किसी भी शब्द को लिखने के लिए, तब वो फिर पद बन जाता है। उसे फिर क्या कहा जाता है, पद। क्या कहा जाता है, पद। जब भी पद की पूछी जाए पद क्या होता है, तो पद कुछ ऐसा होता है। शब्दों को पद कहा जाता है, वो भी कब, जब वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। मतलब कोई भी शब्द अगर वाक्यों में व्याकरण के नियमों के साथ बंधकर प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। समझ गए बातों को। अब व्याकरण के नियमों में बंधेगा कैसे, वो सोचो भाई, थोड़ा सोचो, फिर मैं बताता हूँ व्याकरण के नियमों में बंधेगा कैसे वो। धीरे धीरे नैनों को मूंदे मूंदे, चलो सोच लिया कि नहीं सोचा, आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ मैं कि भाई ये व्याकरण का नियम बनता कैसे है। जैसे मैंने शब्द लिखा, सॉरी शब्द नहीं, एक सेंटेंस लिखा कि मैं हूँ रोज खाता खाना गरम। अब ये क्या हुआ, हमको पता नहीं चल रहा कि ये वाक्य हो गया या नहीं। अभी बस शब्द हैं, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द और ये 6 शब्द। अभी 6 शब्द है हमारे पास। अब इन 6 शब्दों को क्रम से लगाना, तो जब क्रम से लगाना होगा तो क्या होगा, कोई शब्द यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, कोई शब्द यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, कोई ऐसे कोई वैसे, ऐसे तो चेंज होंगे इनके, मतलब पद स्थान या प्लेसमेंट, है ना, ऐसे तो चेंज होंगे इनके। तो जब चेंज होंगे तो ऐसा तो नहीं है, देखो अगर नियम नहीं होगा इन शब्दों को लिखने का तो फिर यही वाक्य क्या कहा जा सकता है। अगर इस शब्दों को लिखने का नियम नहीं है तो इसको भी तो वाक्य कह सकते हैं हम, है ना। लेकिन इसको वाक्य क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकल रहा है, आगे पीछे शब्द हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्रामरियंस ने, मतलब व्याकरण के ज्ञानियों ने क्या किया, इनको आगे पीछे करने की कोशिश की भी सही वाक्य कैसे कहलाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बना दिया, हूं मैं खाना खाता रोज गरम। भाई एक और आ गए, नहीं नहीं ऐसे नहीं, गरम खाना मैं हूं रोज खाता। नहीं भाई ये भी पसंद नहीं आया, एक और आ गए, मैं गरम खाना हूँ खाता रोज। अरे भाई क्या कर रहे हो। तो एक ने बनाया, एक ने मतलब सभी लोगों ने मिलजुल के, सब लोगों की मिलजुल के बात चल रही है, तो फिर सेंटेंस बना, मतलब वाक्य बना अंत में जाके कि मैं रोज गरम खाना खाता हूँ। अब देखो जैसे ये वाक्य बना वैसे ही यहाँ पर ये देखो फुल स्टॉप आया, है ना, पूर्ण विराम आया। अब ये देखो मैं रोज गरम खाना खाता हूँ, मैं रोज गरम खाना खाता हूँ। अब ये तो सेंटेंस पढ़ने में सही लग रहा है, समझने में आ रहा है, लेकिन बाकी के सेंटेंस तो नहीं सही में आ रहे ना। अब हुआ क्या, जब उन्होंने देखा कि भाई ये वाला वाक्य सही लग रहा है पढ़ने में, समझने में, है ना, बोलने में भी सही लग रहा है, तो फिर ऐसा हुआ कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई इन शब्दों को किसी नियम के जरिए बांधा जाए, मतलब किसी नियम में डाला जाए। तो ऐसा होगा कि जब भी हमें वाक्य बनाना होगा तो हम उस नियम के अनुसार वाक्य को बनाएंगे। किसके अनुसार, नियम के अनुसार वाक्य को बनाएंगे। अब इनको दिया गया नियम, ठीक है, जब इनको नियम दिया गया तो इन्होंने बताया
कि जो पद होते हैं ना, पद वो 5 प्रकार से होते हैं, नहीं सॉरी 4 प्रकार से होते हैं। कैसे कैसे? एक तो होता है आपका संज्ञा, दूसरा होता है आपका सर्वनाम, तीसरा होता है आपका विशेषण, और चौथा बनता है क्रिया। अब और भी बनने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं बने, है ना? क्यों नहीं बने? केवल 4 ही क्यों बने? कम क्यों नहीं बने? ज्यादा क्यों नहीं बने? तो इनको भी एक रूप दिया गया, इनका भी एक भेद बताया गया कि भाई ये जो पद है ना 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों को विकारी शब्द कहा गया, विकारी शब्द कहा गया। अब विकारी शब्द कहने की वजह क्या थी? जैसे कोई प्राणी है, मतलब इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो या कोई भी कोई प्राणी है, उनमें जब विकार उत्पन्न होता है ना, मतलब एक जो अर्थ होता है विकार का वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अब उसी से थोड़ा समझ लेना। एक जो विकार उत्पन्न होता है ना, तो विकार उत्पन्न होने से होता क्या है कि उस व्यक्ति को, जैसे अगर वो सामान्य है, सामान्य अवस्था में है, तो जैसे ही विकार उत्पन्न होगा उसकी अवस्था बदल जाएगी थोड़ी सी। अब वो डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है आपकी विकार पर, कि विकार है कैसा। छोटा है तो थोड़ी सी अवस्था बदलेगी, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा अवस्था बदलेगी, है ना? विकार समझ सकते हो, कोई बुरी बात को, बुरी परिस्थिति को, या कोई बीमारी को। जैसे विकार उत्पन्न होगा हमारी हालत खराब होगी। जैसे बीमार है ना हम, तो उस बीमारी को विकार कह सकते हैं, ठीक है? तो अब इन्होंने होता क्या है, तो इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि विकारी शब्द से तो ये पता लगता है कि ऐसी कोई बात, ऐसा कोई इंसान, ऐसी कोई भी वस्तु जिनमें कुछ परिवर्तन होते हो, ठीक है? तो सीधा सीधा समझ जाना, जो परिवर्तित होते हो, परिवर्तित होने वाले शब्द। तो परिवर्तित होने वाले शब्दों को कहा गया विकारी शब्द। अब इसी के अपोजिट में क्या हुआ, एक शब्द आया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द आया। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो परिवर्तित ना होते हो, परिवर्तित ना होने वाले, परिवर्तित ना होने वाले शब्द, परिवर्तित ना होने वाले शब्दों को कहा गया अविकारी में। तो इनमें से जो ये नियम बने ना इन शब्दों के लिए, इनमें से कुछ शब्द ऐसे हो गए जो विकारी कहा गया जिनको, कुछ शब्द ऐसे हो गए जिनको अविकारी कहा गया। अब जब होता क्या है कि ये नियमों बनकर पद कहलाते हैं, तो पद तब कहलाते हैं जब इनमें बदलने की क्षमता हो, पहली बात। दूसरा, बदलने की क्षमता ना हो तब भी पद कहलाते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ने हैं सबसे पहले, वो हमें पढ़ने हैं ये वाले विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हमारे लिए पहले हैं, क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं। कैसे समझते हैं, ये देखो, ये देखो, ये इसको हम चाहे जब बदल सकते हैं, चाहे जब बदल सकते हैं, और इसको बदलना चाहे इसको बदल सकते हैं, है ना? इसको बदलना चाहे इसको बदल सकते हैं, और इसको तो बदल नहीं सकते। और कैसे बदल सकते हैं, इसको भी बदलना चाहे मतलब जब मन हो तब बदल लो इनको। इसको नहीं बदल सकते तुम, रोज को रोजी, रोजा, रोजे नहीं कर सकते। गर्म को गर्मी कर सकते हो, खाता को खाती कर सकते हो, खाते कर सकते हो, हूं को है कर सकते हो कर सकते हो, है ना? तो इनको तो बदला जा सकता है, लेकिन इनको और इनको, ये तो नाम है भाई, ये खाना है ना, खाना शब्द किसको बोला जाता है, भोजन को। भोजन का तो नाम है, नाम को तो बदलना असंभव ही समझो, नाम नहीं बदल सकते, लेकिन बाकी चीजों को तो बदल सकते हैं। अब बाकी चीजें बदलेंगी कैसे, ये देखो, ये तो समझो कैसे बदलेंगी। जैसे एक शब्द आया मैं, इससे बना देंगे मेरा, मेरी, मेरे, लो भाई बदल गया। मुझे लिख दो, कोई समस्या है, मुझे लिख दो। अब जो ये बनना है ना, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सर्वनाम। एक शब्द ले लो बेटा। अब बेटा किसको कहा जाता है, बेटा
हम समझते हैं एक संज्ञा। क्या समझते हैं? जैसे मैं हूं, किसी का बेटा हूं, है ना, तो कोई अगर मुझे बुलाएगा तो बेटा कह के भी तो बुला सकता है। संबोधन क्या होता है? संज्ञा होती है। नहीं समझ मतलब संबोधन का ना पता हो, संज्ञा का ना पता हो तो आगे अपन सीखेंगे संज्ञा में। बस आप इतना समझो, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, या जिस नाम से, जिस शब्द से कहकर किसी को बुलाया जाए उसे संज्ञा कहा जाता है। तो अगर किसी को मुझे बुलाना होगा तो बेटा भी तो कह सकता है, बेटा कह के बुला सकता है ना, तो बस उस शब्द को संज्ञा भी कहा जा सकता है। एक होता है शब्द बेटी, एक इसी से बन जाता है बेटे, और इसी से बन जाता है बेटों। अब ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये सारे सारे शब्द कहलाते हैं संज्ञा। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। बात समझ आ रही है? यहाँ पर इस शब्द को देखो ऐसे बदला जा सकता है, इसको ऐसे बदला जा सकता है, ठीक है। संज्ञा। अब चाहिए हमको विशेषण। विशेषण में बदलने के लिए विशेषण में आप जैसे अच्छा भी ले सकते हैं, कोई गुण भी ले सकते हैं। जैसे मान लो अच्छा ही ले लेते हैं, चलो, हो सकता है आसान हो तो जल्दी सही में आ जाए। अच्छा को हम अच्छी लिख सकते हैं, अच्छे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो बदल रहे हैं ना इनके भी रूप। और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विशेषण, ठीक है। अब आते हैं क्या बचा, ये देखो संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, बचा क्रिया। क्रिया को कैसे बदलेंगे? लिखा है खाता, इसको ही बदल के लिख देंगे खाती, और इसी खाते को बदल के लिख देंगे खाते। खाता को ही बदला हमने, इसे क्या कहा जाएगा? क्रिया। लो भाई, अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा? अब ये मत कहना कि भाई अभी आपने बोला कि नाम को नहीं बदल सकते, तो यहाँ कोई नाम तो लिखा ही नहीं है इतने शब्दों में, कोई नाम नहीं लिखा ना। और खाता ही बनता कैसे है? खाता बनता है किससे? खाने से। खाना इसी से बनता है, ये खाता, फिर इसी से ये, फिर इससे ये। बताओ बदलना है? तो इनमें कोई नाम तो है ही नहीं, तो नाम को तो बदलना। जैसे मेरा नाम आशीष है, ठीक है, अब आशीष नाम को बदल सकते हो कोई? आशीषों, आशीषे, आशीषा, आशीषु, आशीषम, कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो नाम को तो बदलना असंभव है, बदल ही नहीं सकते, लेकिन बाकी चीजों तो बदल सकते हैं। इन चीजों को जब बदला जा सकता है ना, तो इन्हीं चीजों को बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं इन सबको? इन सबको हम बोल देते हैं विकारी शब्द, ठीक है। अब होना क्या है? जैसे मान लो अब इसमें शब्द बचा रोज, इसको बदल सकते हो? बदल सकते हो क्या? या को बोलो असंभव, नहीं बदल सकते। बदल रहे हो तो बताओ। नहीं बदल पाएंगे, क्या को चेंट रहे हो? चेंट ना गई पढ़ाए गए। जब इनको बदल नहीं सकते तो क्या कहा जाएगा इनको? बात समझ आ गई? अब अविकारी में होते कौन से, वो नहीं बताने वाला मैं। फिर कहोगे यही बताओ वही बताओ। नीचे होता है एक शब्द, इन्हीं में मतलब अविकारियों में। ऊपर, नीचे शब्द को बदल सकते हो? ऊपर शब्द को बदल सकते हो? असंभव है भाई, बदल ही नहीं सकते। तो ये समझो कि अविकारी शब्द वे होते हैं जिनको आप कभी बदल नहीं सकते, जिनको आप कभी नहीं बदल सकते, ठीक है। जिनका रूप चेंज नहीं हो सकता, जिनका फॉर्म चेंज नहीं हो सकता, बस ऐसे शब्द पकड़ो जिनको बदल सकते हैं, उन सभी शब्दों को बोलते हैं विकारी। तो अगर आज हमें पढ़ना है ना, तो सबसे पहले विकारी पढ़ेंगे हम, बाकियों का तो गया, बाकी को देखेंगे बाद में। अभी जगत जिसकी है उसको पहले देखेंगे हम। वर्णमाला के बाद सीधे शब्दों को पकड़ते हैं, शब्दों को सबसे पहले पढ़ लेंगे। शब्दों में भी ऐसे शब्द जो बिल्कुल बेसिक है, जो आधार हैं हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का, उन शब्दों को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अभी अगर आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में, अगर दूसरा चैप्टर या दूसरा अध्याय हमारा शुरू होगा तो कौन सा होगा? विकारी शब्दों का अध्याय शुरू होगा। इन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेंगे संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया। इसके बाद कुछ और देखा जाएगा। अब होता क्या है, अगर विकारी शब्दों को बदला जाए तो किस बेस पे बदल सकते हो इनको? तो इनको भी ध्यान रखना। लिंग, वचन, काल, कारक। अब लिंग से आप क्या समझते हो? लिंग वो चीज होती है जहां पर
हमें लड़का और लड़की का अंतर पता लगता है कि हाँ ये लड़के के लिए बोला गया शब्द है और ये लड़की के लिए बोला गया शब्द है। वचन क्या होता है? वचन बोला जाता है संख्या को, कि भाई वो जो संख्या है वो कितनी है, एक संख्या है या एक से ज्यादा संख्या है। ठीक है। और तीसरा क्या लिखा है उसमें? काल। काल बोला जा रहा है समय को, है ना। कभी हम भूतकाल की बात करते हैं मतलब पास्ट की, कभी फ्यूचर की बात करते हैं मतलब भविष्य काल की, कभी अभी वर्तमान या फिर प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो काल हो जाता है, मतलब समय दिया जाता है काल के अंदर। एक होता है कारक। कारक वे शब्द होते हैं जहां पर कारक शब्दों को जोड़कर हम संज्ञा में, विशेषण में, काफी सारी चीजों में अंतर पैदा कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं उनका रूप। अब ये कारक होता क्या है? छोटे छोटे शब्द, जैसे ये मैं लिखा है, ठीक है, छोटे छोटे शब्द जैसे को लिखा है, के लिखा है, इन शब्दों को बोला जाता है कारक। अब इनका उपयोग कैसे करना है, कैसे इनको समझना है, वो आगे देखेंगे अपन, तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है। फिलहाल तो अपन इतना देख लो कि भाई हमने वर्णमाला पढ़ ली है, आपने वर्णमाला पढ़ ली है, मैंने पढ़ा दी है। अब उसका होना क्या है, उसके बाद का क्या होगा? उसके बाद ये होगा, जो भी होगा सबसे मेन चीज ये कहलाएगी। इसके बाद इसको समझ के चलो, बस इसको फिलहाल अभी तक इतना ही समझना है इसको। इसके बाद आगे के देखेंगे चीजें कैसे कैसे बनती हैं, कैसे कैसे क्या क्या इनके उपयोग होते हैं, फिर हम देखो ग्रामर अपनी बेहतरीन बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इतना हो गया होगा क्लियर आप लोगों को? नहीं हुआ तो कमेंट कर दिया करो। तो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको, आप लोगों का, कि हाँ भाई पद ऐसा ऐसा होता है, इस प्रकार से वाक्य बनते हैं, और कौन कौन से पदों को अब विकारी और विकारी कहा जाता है। तो हमें आज पढ़ने हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो पहला अध्याय मतलब उन विकारी शब्दों से पहला टॉपिक जो होगा संज्ञा होगा, लेकिन हमारा अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 जिसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। हमें ये अध्याय पढ़ना है। अभी तक हमने पहला पढ़ा था, वो कौन सा था? वर्णमाला। अब कौन सा चल रहा है? अध्याय नंबर 2 जिसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो लिख लें अपन, संज्ञा पढ़ेंगे। अब हम संज्ञा होती क्या है, शब्द समझो। शब्दों का समान ज्ञान होना संज्ञा कहलाता है। इससे मान लेते हैं समान, और ये तो ज्ञान है ही है, ज्ञा से मान लेते हैं ज्ञान। अब होना क्या है? हमने अभी क्या देखा थोड़ी देर पहले? शब्द। शब्द से क्या बना? वर्ण, वो सॉरी पद। पद क्यों बना? क्योंकि नियमों में आ गया। वाक्य बनाने के लिए नियम के तहत उनको आगे पीछे या कहीं भी रखा गया, तो उसको बोला गया पद या शब्द। अब शब्दों का समान ज्ञान होना क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। शब्दों का समान ज्ञान संज्ञा कहलाता है। और इसी संज्ञा की पढ़नी है परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखा जाएगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति नहीं, प्राणी लिख दो, प्राणी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, चालू है, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। भाव के स्थान को संज्ञा कहा जाता है ना। इसको मिटा दें थोड़ी देर, मतलब ये तो समझ में आई चुका होगा कि संज्ञा शब्द बना क्यों है। तो सम से आता है समान, ज्ञा से आता है ज्ञान। तो आपको अगर पदों का या शब्दों का समान ज्ञान होना है या सीखना है तो वो संज्ञा ही सिखा सकती है। ठीक है, संज्ञा का अर्थ होता है समान ज्ञान होना, किसका? पदों का या शब्दों का।
शब्दों का समान ज्ञान ही संज्ञा कहलाती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? शब्दों का समान ज्ञान ही संज्ञा कहलाती है। अब ये जो लिखा है ना संज्ञा, अगर हमको ये डेफिनेशन तो भाई चाहिए, हो सकता है कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, बनता नहीं है संज्ञा से, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन बनने के, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी चाहिए वो डेफिनेशन तो ये है। अब इस डेफिनेशन के अलावा हमें जो सीखना है ना, सीधी सीधी बात है कि संज्ञा सच में क्या होता है। तो संज्ञा होता है कोई भी नाम, नाम कोई भी हो, दुनिया में कोई भी नाम हो, दुनिया के हर एक नाम को संज्ञा कहा जाता है। दुनिया का हर नाम, जो जो नाम आप कह सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो, पुकार सकते हो, बुला सकते हो, सारे के सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं, सारे के सारे नाम। ठीक है, अब इनकी देखो कैटेगरी डिसाइड की गई है। कैटेगरी मतलब एक रूप बताया गया है कि किस किस रूप में हमें संज्ञा मिल सकती है। कैटेगरी कोई नहीं है ऐसी, बस उनके रूप या फॉर्म्स बताए गए हैं कि किस किस फॉर्म में, किस किस रूप में हमको संज्ञा मिल सकती है। तो ये लिखे हैं देखो, सबसे पहले बताया गया कि भाई प्राणी, इसमें संज्ञा मिलेगी आपको। कोई भी वस्तु, कोई भी जो आप देखते हो, लेते हो, यूज करते हो, सारी सारी वस्तुएं। स्थान, जहां जहां आते जाते हो, रहते खाते हो, वो सारे स्थान। अवस्था, दिन भर में आपकी जैसी हो जाती है हालत, अवस्था को आप समझ लो हालत। ठीक है, स्थान तो स्थान तो समझते ही हो ना, स्थान तो समझते ही होंगे अगर हिंदी सीखने आए हो तो, नहीं तो फिर लिख ही लो जगह। वस्तु कैसे कहते हैं? वस्तु किसी भी चीज को, चीज शब्द तो बहुत जल्दी समझता है इंसान, वस्तु को थोड़ा नहीं भी समझे, लेकिन चीज को बहुत जल्दी समझता है। प्राणी मतलब जो जीवित हो, जो कैसा हो, जीवित हो, उसको प्राणी कहा गया है। ठीक है, बचे गया भाव। भाव क्या होते हैं? भाव होते हैं हमारे इमोशंस। अब भाव के लिए कुछ ऐसा शब्द याद नहीं है तो उर्दू शब्द लिख लेते हैं, एक जज्बात। जो भी जज्बात आपके मन में, जो भावना उत्पन्न होती है, जो भी इमोशंस, इंग्लिश में जो भी इमोशंस, फीलिंग्स आपके मन में आती हैं, उन सभी इमोशंस को भी तो नाम दिया गया है कोई ना कोई, कि ये दुखी है, ये सुखी है, ये हंसमुख है, ये ऐसा है, ये वैसा। उन सबको भी संज्ञा कहा गया क्योंकि नाम है वो। ठीक है, अब प्राणी अगर जीवित है तो जीवित कौन कौन से प्राणी होते हैं? तो जीवित होते हैं जैसे मान लो टिड्डा, मच्छर, मक्खी, लड़का, लड़की, माता, पिता, शिक्षक, छात्र, शिक्षक, छात्र, या और जैसे अपन समझ लो अपने किसी के नाम लिख लो, आप लोगों की किसी के, अनुज, अनुज, अनुष्का, गाय। पेड़ों के नाम लिख लो, पेड़ों के नाम में जैसे आम का वृक्ष, आम से तो आप सीधा फल समझोगे, इससे अच्छा है नीम लिख दो। जीवित ही तो कहा जाता है इनको भी, जीवित तो कहा जाता है, बस इनके लिए सर्वनाम लगाया जाता है। अगर ये भी नहीं लिखना चाहें तो इनको बेशक आप यहाँ लिख लेना नीचे वस्तुओं में, और अपन जैसे लिख लो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, ऐसे कोई भी नाम होने चाहिए, किसी भी इंसान के हों या जीवित प्राणी के, मच्छर, कीड़ा, मतलब कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो कोई भी हो, सबके मतलब है तो जीवित ही, इसीलिए उनके भी नाम आ सकते हैं। वस्तुओं में देख लो, वस्तुओं में देखो आपके आसपास क्या है। देखो, एक तो आपके आसपास कलम है जिससे आप लिखोगे इस क्लास को देख देख के। दूसरा आपके आसपास रजिस्टर है जिसमें आप लिखोगे इस चीज़ों को। तीसरा आपके पास मोबाइल है जहां आप इन चीज़ों को देख रहे हो। चौथा आपके पास बिस्तर है, कोई कोई बिस्तर में बैठ के देख रहा होगा क्योंकि सर्दियों का मौसम है। किसी के पास मेज या कुर्सी होगी, कोई मूंगफली चबाते चबाते देख रहा होगा, है ना, कोई चाय या दूध पीते पीते देख रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, सब हो सकता है। कोई कमरे में बैठा होगा, कमरा तो चलो स्थान में आ जाएगा, कोई कमरे में बैठा होगा। अब मेरे आसपास क्या है?
मतलब और क्या हो सकता है, जैसे आप ले लो कोई भी चीज़ें, जैसे जैसे एक कमरा तो ही गया, कमरा नहीं हुआ, लिखा ही नहीं है कमरा तो। और क्या हो सकता है, आपके कपड़े ले लो भाई, कपड़े, कपड़ों में क्या हो सकता है, शर्ट हो सकती है, इसको कमीज कहा जाता है शर्ट को, है ना। और ऐसे कोई भी संज्ञा ले लो आप, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ रखी है संज्ञा, तो इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, तो आप कोई भी नाउन के नाम यहाँ लिख सकते हो, सारे के सारे नाम संज्ञा या नाउन कहलाते हैं। आ जाओ स्थान पे, जगह पे, तो स्थान जगह में देखो, सबसे पहले तो यही स्थान है कि आप कमरे में बैठे हो। दूसरा स्थान है कि कमरे में दीवारें हैं, छत है, फर्श है। कमरे से बाहर निकलोगे, सड़क पे आओगे तो घर है, और जहाँ खड़े होकर देखते हो घर को वो सड़क है। सड़क जहाँ से निकलेगी वो गली या मोहल्ला है। गली या मोहल्ला कहाँ होगा, किसी शहर में होगा। और शहर में जैसे मान लो शहर का भी नाम दे देते हैं, तो जैसे हम जहाँ रहते हैं वो शहर का नाम है गोहद। का जिला कौन सा है, भिंड। राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। देश कौन सा है, भारत। अब भारत के अलावा तो देश होते हैं, भारत के अलावा देश होते हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, है ना। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। और क्या हो सकते हैं, वर्मा, जिसे हम म्यांमार म्यांमार कहते हैं। तो ऐसे कोई भी जगह के नाम, कोई भी जगह, स्थान, यहाँ पर आप मंदिर लिख सकते हो, अस्पताल लिख सकते हो, विद्यालय लिख सकते हो, विश्वविद्यालय लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो सब लिख सकते हो। मतलब मैंने तो वो जगह के नाम लिखे हैं जो अपने आसपास अभी देखने में आ सकते हैं, वो सब चीजें लिखी हैं। अवस्था देखो, अवस्था कैसी होती है, अवस्था ऐसी होती है कि कभी आप थकान में होते हो, कभी आप आलस में होते हो, कभी पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हो, है ना। पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हो, तो ऊबने से ही आप लेते हो उबासी। जिसे जमाई बोलते हैं, जमाई, ऐसे करके लेते हैं जमाई। हालत वो सही, थकान होती है, आलस है, ऊबना है, उबासी है। कभी कभी आप गरीब होते हो, कभी कभी अमीर होते हो, कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, और कभी बड़ा खुश होते हो भाई, कभी सुखी भी होते हो, है ना। कभी चोटिल भी होते हो, मतलब घाव हो जाना, किसी वजह से चोट लग जाना, चोटिल भी होते हो। तो ये सब हालात ही तो हैं, अवस्थाएं तो हैं। कभी बीमार भी होते हो, चोटिल के बाद अगर लिखना चाहो तो बीमार लिख लो भाई, बीमार भी तो होता है इंसान। तो भाई कुछ भी हो सकता है, इन सभी को क्या है, ये भी तो एक नाम है। मतलब अब आप जैसे समझ जाओ कि आपकी हालत कैसी है, कि आपकी शक्ल बिल्कुल उतरी हुई है, बिल्कुल चेहरे पे खुशी नहीं है, बिल्कुल लटका हुआ है मुंह, बिल्कुल थके थके लग रहे हो, कोई बॉडी ढीली ढाली पड़ी हुई है, चल रहे हो फिर तो ढीली ढाले हो, तो आदमी क्या कहेगा, भाई बीमार हो क्या। तो उस पूरी अवस्था ही को तो कहा जा रहा है कि हाँ तुम बीमार हो क्या। तो उस अवस्था का नाम ही तो दिया गया बीमारी। तो बस बीमार हो, वो भी तो नाम हो गया एक। भाव, जज्बात, अरे यार गलती नहीं होगी, थोड़ी सी गलती हो गई, गलती हो गई। ये यार दुखी, खुश, सुखी, ये तो इसमें आ जाएंगे जज्बातों में। कभी तुम दुखी हो, कभी सुखी हो, कभी खुश हो, कभी निडर हो, कभी प्रेम में डूबे हो। प्रेम तो नाम कह दोगे तुम। और क्या जज्बात जज्बात बन सकते हैं तुम्हारे, हमारे मतलब, तुम्हारे मतलब हमारे सभी के। और क्या बन सकते हैं जज्बात, गुस्सा, गुस्सा भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है भाई। और क्या हो सकता है, आश्चर्य भी हो जाता है कभी कभी किसी चीज को लेकर,
आपने कुछ सोचा ना हो वो मिल जाए, मिल जाए, ठीक है ना, मिल जाए। और क्या हो सकता है, देखो भाई अब थोड़ा सा आप भी लोड लो कि क्या क्या हो सकता है। बाकी तो जैसे जो जो मुझे याद आता जा रहा है बताता जा रहा हूँ, थकान, आलस, ऊब, उबासी, गरीब, अमीर, चोटिल, बीमारी, ये सारी अवस्थाएं हैं। इनमें अगर तुमको लगे कि हाँ भाई ये मन में कुछ ऐसी भावनाएं जगती हैं, तो फिर ये भावनाओं में आ जाएगी, भाव या जज्बात में। अगर भावनाएं नहीं जगती हैं तो फिर ये अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे कोई भी शब्द हो जिनको देखकर लगे कि नहीं भाई ये जो लिखा है ना अनुज, ये कोई अवस्था हो सकती है कि भाई वो छोटा है उम्र में, तो अनुज नाम का जो अनुज शब्द है ना वो यहाँ भी आ सकता है अवस्था में, नहीं तो फिर वह नाम तो है ना। अनुज का अर्थ होता है छोटा, ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है छोटा। तो अगर यहाँ छोटा रखना चाहो ना कि कोई भी छोटा है तो उसकी अवस्था ही तो है छोटा होना, कोई बड़ा है तो उसकी अवस्था ही तो है, कोई मोटा है तो उसकी अवस्था ही तो है, ये सारी अवस्था ही तो होती हैं। छोटा, बड़ा, मोटा, ये अवस्था तो होती है, लेकिन इन अवस्थाओं को संज्ञा नहीं कहा जाता। अब आप सोच लेना, इतना तो आप भी समझ सकते हो भाई, ग्रेजुएट पास हो, 12th पास हो, सब कुछ समझते हो आप, इतना समझ में आ गया। संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा शब्द होता क्या है एक्चुअल में, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी नाम हो। मतलब अगर आप इन सब से थोड़ा अलग हटकर देखना चाहो, सीखना चाहो, तो ये कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संज्ञा कहा जाता है। संबोधित मतलब बुलाना, संबोधन का अर्थ होता है बुलाना। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लायक परिभाषा बनेगी वो यही बनेगी, ध्यान रखना, यही परिभाषा है परीक्षा के लिए, इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है। और जो नीचे लिखा है ना कि ये नाम होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी नाम हो उसको हम नाउन या संज्ञा कहेंगे। अब पता कैसे लगे, तो जिस शब्द से आप किसी को बुलाते हो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो ये बात है सीखने के लिए, समझने के लिए है, याद करने के लिए, परिभाषा के लिए ये बात है। और ध्यान रखना परिभाषा पूछी नहीं जाती है। ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको परिभाषा लिखाएं, सारी चीजें बताएं, तो हम लिखवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनके जानते हैं भेद कितने होते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद की बात करनी है अब हमें। अगर संज्ञा के भेद पूछने बैठेंगे ना भाई साहब, बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। यहाँ पे आके देखो, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। अब क्या कहेंगे, भेद संज्ञा के 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। आप समझो कि इनमें ऐसा होता क्यों है। तो देखो, मूलतः या मूल रूप से 2 भेद होते हैं। एक तो यथार्थवाचक, दूसरा भाववाचक। अब देखो दूसरा पॉइंट, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, निर्माण, रचना, व आधुनिक हिंदी के आधार पर
तीन होते हैं। अब यहाँ तीन कैसे होंगे? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ठीक है, अब तीसरा देखो, दो हो गए, तीन हो गए, अब देखो पांच कैसे होंगे। तो पांच के लिए ध्यान रखना, अर्थ या प्राचीन हिंदी के आधार पर पांच प्रकार के। अब ये पांच समझो कैसे कैसे, एक दो तीन चार पांच। पहला समझ लो आप व्यक्तिवाचक, दूसरा समझ लो आप जातिवाचक, तीसरा आप समझेंगे कौन सा, व्यक्ति जाति समूह, समूहवाचक, चौथा है पदार्थवाचक और पांचवा है भाववाचक। ये हो गया पांच प्रकार के। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे ना संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो आपको जैसा ऑप्शन मिले वैसा देखना है। अगर दो का मिलता है तो दो लगाओ, तीन का मिलता है तीन लगाओ, पांच का मिलता है पांच लगाओ, लेकिन तीनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों पॉइंट, तीनों के तीनों प्रकार से इकट्ठे एक प्रश्न में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। या तो दो मिलेंगे या तीन मिलेंगे या पांच मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दूसरा अगर पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कि भाई संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं, संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है, तो सीधा सीधा दो प्रकार की होती है। संज्ञा रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की होती है। संज्ञा निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो भाई तीन प्रकार की होती है। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर बताओ कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की होती है, वो सॉरी तीन प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे बस, और कोई चारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन बनाने का। अगर भेद भेद पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो यही तरीका है। अब देखें भाई, अगर यहाँ पर पांच पांच बन रहे तो यहाँ दो में कैसे, दो यहाँ अगर पांच पांच प्रकार से बन रही है संज्ञा, तो यहाँ ये दो में कैसे समझ के रह गए, तो अब समझो दो से दो में कैसे समझ के रह गए। जो ये यथार्थवाचक है ना, इसमें भी चार प्रकार से होती है भाई। चार प्रकार से कैसे होगी ये देखो, एक दो तीन चार। यहीं पे तो मिल जाएगा व्यक्तिवाचक, यहीं तो मिल जाएगा भाववाचक, नहीं भाव तो नीचे हो ही गया। जाति मिल जाएगा जातिवाचक, यहीं मिल जाएगा तो मैं समूहवाचक, और यहीं पे मिल जाएगा चौथे में ही तो मैं पदार्थवाचक। लो भाई, हो गए चार प्रकार से। अब पूछे भाई अगर यहाँ भी पांच हो गए, यहाँ भी पांच हो गए, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हुए पांच? तो यहाँ पांच करने के लिए इसमें मिलेंगे आपको दो प्रकार से। कैसे कैसे? एक मिलेगा आपको यहाँ व्यक्ति जाति भाव समूह मिलेगा, और दूसरा मिलेगा पदार्थ। वाचक शब्द तो आप खुद ही लगा लोगे ना सभी में। ये हो गए भाई ऐसे करके। ठीक है, यहाँ वाचक। तो आगे बढ़ चढ़ के निकलने वही पांच ही हैं। अब इनसे कैसा क्या होगा, तो भाई इनसे तो क्वेश्चन बनने से, क्योंकि ये पांच सीधे सीधे लिखे हुए हैं। इनसे अगर बनेगा ना, तो इनसे ये बनेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, निर्माण के आधार पर जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली समूह, दूसरी पदार्थ। यहाँ पर मूल रूप से यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मूलतः यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो चार प्रकार की होती है, जाति, व्यक्ति, समूह और पदार्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गए। अब देखो, ये तो जो भेद थे वो हो गए।
अब बेहतर से थोड़ा हट के देखें कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। थोड़ा रोशनी डालते हैं इस पर, रोशनी। ठीक है, बाकी अब बना ही लेना, ज़्यादा पेंटिंग डेंटिंग नहीं आती भाई को, ड्राइंग वाइंग नहीं बनाना आती। डाल दे थोड़ी रोशनी। ये है लाइट, रोशनी डालनी है हमको, तो रोशनी ये डालनी है। मतलब अब जो रोशनी डाली जाएगी ना यहाँ पे, वो आपके इस जो परीक्षा के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, सीधी सीधी बात ये है। अब देखो समझना क्या इन चीजों में। तो संज्ञा दो प्रकार से होती है, एक तो प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक। एक प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में हमेशा जीवित चीजों की, जीवित नामों की, जीवित लोगों की बातें होंगी। अप्राणीवाचक में अजीवित यानी मरे हुए, मतलब जिनमें जान नहीं होती, मरा हुआ कोई नहीं, जिनमें जान नहीं होती, उन चीजों की बात होती है। तो संज्ञा दो प्रकार से ऐसे ही होती है, एक तो प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक। दूसरा संज्ञा का रूप अगर देखना चाहें तो संज्ञा दो प्रकार से मानी भी जाती है, एक तो देखने योग्य जिसे देख सकते हैं, दूसरा न देखने योग्य। क्या? एक तो देखने योग्य जिसे देख सकते हैं, दूसरा न देखने योग्य। देखने योग्य में कैसी कैसी होगी? तो देखने योग्य में केवल यथार्थवादी होगी, यथार्थवाचक। और न देखने योग्य कौन सी होगी? तो न देखने योग्य केवल होगी भाववाचक, भाववाचक। अब अगर ये देखने योग्य नहीं है, ना देखने योग्य, तो किस लिए है? समझने या महसूस करने योग्य। ठीक है, अगर कोई संज्ञा देखने योग्य नहीं है तो कैसी है? समझने योग्य होगी या फिर महसूस करने योग्य होगी, और कोई बात ही नहीं है। अब देखना, यहाँ भी हमने लिखा यथार्थवाचक, यहाँ भी लिखा यथार्थवाचक, यहाँ भी लिखा भाववाचक, यहाँ भी लिखा भाववाचक। अब इस यथार्थवाचक के अंदर देखो व्यक्तिवाचक, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, प्राणी के नाम, तो प्राणियों में व्यक्ति आए थे, है ना। फिर हमने देखा था उन्हीं व्यक्तियों का, अच्छा इन चीजों से ज्यादा नहीं समझ पाएंगे तो हम सीधे सीधे समझते हैं, इनसे ना देख के अपने तरीके से समझते हैं। व्यक्तिवाचक में कोई व्यक्ति के नाम, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मतलब अगर व्यक्ति के नाम है तो दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? दिखाई दे सकते हैं। जातिवाचक में समझना हो तो देखो, जातिवाचक में एक बढ़िया तरीका बताऊं चीजों को समझने का, जातिवाचक का। जब तुम्हें मैं सामने, मतलब जब तुम्हें मैं जातिवाचक पढ़ाऊंगा ना, जातिवाचक संज्ञा, तो सबसे ज्यादा समस्या पैदा होती है जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में। कभी इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए? तो ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक में विशेष किसी व्यक्ति का नाम बोला जाएगा, पर्टिकुलर। जातिवाचक में क्या होगी? श्रेणी होगी या वर्ग होगा। श्रेणी या वर्ग किसको बोलते हैं? तो समझ जाना, कैटेगरी होगी। या सेक्शन होगा इंग्लिश में। अगर इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत समझ में आती होगी ना, तो आप इन चीजों से जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। श्रेणी वर्ग ना छोड़ के जातिवाचक को क्या समझोगे? सीधा कैटेगरी या सेक्शन, इससे जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। बाकी जैसे सीधे सीधे समझाने की कोशिश करेंगे ना तो कनेक्ट हो तो जाएंगे तब भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन इन शब्दों से जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। तो आप समझो किसी कैटेगरी की बात हो रही है। कैटेगरी जैसे हमने इसमें लिखा था शिक्षक, छात्र, तो शिक्षकों की भी तो कैटेगरी होती है कि हाँ भाई शिक्षक ही शिक्षक होंगे उस कैटेगरी के अंदर, उस श्रेणी या वर्ग के अंदर शिक्षक ही शिक्षक हैं। छात्रों की श्रेणी में केवल छात्र ही छात्र होंगे, है ना, वही श्रेणी होती है। तो अगर श्रेणी या वर्ग, कैटेगरी या सेक्शन किसी का भी होगा तो दिखाई तो देगा ना, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी सेक्शन हो, दिखाई देगा ना। इसीलिए यथार्थवाचक में दिखाई देने वाला व्यक्तिवाचक भी हो गया और जातिवाचक भी हो गया। अब बात आती है समूहवाचक की। समूहवाचक कैसा? ये देखो तीन है, तो 1 2 3 3 है, इसको अकेले को समूह बोल सकते हैं। समूह मतलब ग्रुप,
समूह मतलब ग्रुप, तो इसको अकेले को बोल सकते हैं ग्रुप? नहीं ना, इसको तो बोल सकते हैं, इसको तो बोल सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं समूहवाचक। तो अब ये समूहवाचक कब बनना है? जब संख्या एक से ज्यादा हो किसी भी नाउन की, किसी भी संज्ञा की। अब अगर संख्या एक से ज्यादा होगी तो समूहवाचक कहलाएगी, और समूहवाचक को देख तो सकते हैं ना, देख सकते नहीं देख सकते हैं? अब कोई ऐसा समूह, ऐसा कोई समूह जिसको देख ही नहीं सकते, ऐसा कोई है समूह जिसको देख नहीं सकते? जितने भी समूह होते हैं उन सब समूहों को देखा जा सकता है, तो ये देखने योग्य हो गया। तो यथार्थवाचक में व्यक्तिवाचक भी आ जाता है देखने योग्य, जातिवाचक भी आ जाता है देखने योग्य, और ये समूहवाचक भी आ जाता है देखने योग्य। चौथा है पदार्थवाचक। पदार्थ बोलते हैं मटेरियल को, मटेरियल मतलब पदार्थ में आप आ जाते हैं ऐसी कोई भी वस्तु है जिनको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, नापने तौलने वाली सारी वस्तुएं किसमें आएंगी? पदार्थवाचक में। अगर आप कोई वस्तु को नाप सकते हो, तौल सकते हो, तो क्या वो दिखाई नहीं देगी आपको? दिखाई देगी ना, तो फिर वो भी तो कहलाएगी यथार्थवाचक। तो यथार्थवाचक का ही अर्थ है देखने योग्य। तो यथार्थवाचक में चारों होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। इस प्रकार से ये चारों के चारों यथार्थवाचक में आते हैं। फिर बचती है भाववाचक, जिसको देख नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। तो भाव जितने ही बनेंगे आपके मन के अंदर, कभी प्यार का भाव बनेगा किसी को देखकर, तो उसको केवल महसूस ही तो कर सकते हैं। कोई देख के तो कह देने देगा अरे तू प्यार कर रहा है, ओहो तो ये प्यार हो गया। तो अगर मान लो देख के बोल भी रहा है, हम तो ये बोल रहे हैं चलो देख के बोल रहा है, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो रही है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, जिसको देखकर वो बोल रहा है, तो वो तुम्हारे बॉडी की प्यार को नहीं देख रहा, तुम्हारे चेहरे के प्यार को नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है? तुम्हारी एक्सप्रेशंस को, है ना? आपके चेहरे के भाव कैसे बनना है, कैसी इस पे लालिमाएं हैं, कैसी झुर्रियां हैं, कैसी सिकुड़न है, कैसी मतलब आकार विकार कैसे है आपके चेहरे के, उसको देख के आदमी समझ जाता है कि हाँ ये प्यार वाली भाषा या प्यार वाला अवस्था में है, भाव है इसका प्यार वाला। कोई भयंकर बड़ा गुस्सा होकर नाक टेढ़ी मुंह सिकोड़ के आंखें चौड़ी करके देखेगा तो क्या समझोगे? ये गुस्सा है भाई, थोड़ा दूर रहो इससे। होता नहीं होता है? तो ऐसे ही तो देख कर बोलते हैं। ऐसा नहीं तुमने उसके गुस्से को देख लिया हो, तुमने उसके प्यार को देख लिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जब भी भाववाचक की बात आती है तो भाववाचक संज्ञा को कभी देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। समझ गए? किसी की चोट है, दर्द हो रहा है, वो तो भाव है उसके अंदर का। अब उसके दर्द का पता कैसे लगता है आपको कि ये दर्द हो रहा है कि नहीं? जैसे ही आप उस दर्द के जिस जगह पे दर्द है वहां टच करोगे ना, छुओगे, जैसे ही छुओगे स्पर्श होगा आपका, वैसे ही वो थोड़ा सा किस में से आएगा, ऐसे करके, मतलब कुछ भी आवाज तो निकालेगा ना, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ यार दर्द तो है। जो आवाज नहीं निकाल सकता उसके भाव बदलेंगे, वो हाथ पैर पटकेगा, चेहरा बनाएगा, इधर उधर से हिलाएगा, तभी तो समझेंगे कि हाँ भाई दर्द तो है। ये तो होता है। तो आप उनके भावों को देखते हो, ना कि उनके सॉरी आप उनके एक्सप्रेशन को देखते हो कि उसके चेहरे क्या, उसके शरीर में क्या हलचल है, चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, उसको देखते हो, ना कि उसके अंदर के भाव को, ना कि उसके दर्द को देखते हो। दर्द को केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई दर्द तो है, वो दिखाई दे रहा है, उसके दर्द ऐसा कुछ होता है। तो उसको जो भी भाव बनते हैं, जो भी इमोशंस हैं, जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, सबको केवल महसूस कर सकते हैं। अगर महसूस नहीं कर सकते तो आप जानवर को पीटते ही रहोगे। और कई लोगों को क्या होता है, जानवर कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी आके पीटने लग जाए, आपको बुरा लगता होगा कि ये क्यों पीट रहा है, क्यों लगता होगा? उसके चोट लगेगी, आपको भी तकलीफ होगी, उसको आंसू देखकर, उसके दर्द को देखकर, उसको लंगड़ाते हुए देखकर आपको भी दर्द होगा। तो वही चीजें तो है, वो आप उनकी भावनाओं को समझते हो, ना कि देखते हो, है ना। तो जब भी बातें हो भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा को केवल देखा नहीं जा सकता, भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। तो अगर संज्ञा की बात आती है तो संज्ञा इस प्रकार से भी बनती है। एक तो प्राणीवाचक संज्ञा, दूसरी अप्राणीवाचक। जीवित होंगे तो प्राणीवाचक, अजीवित होंगे जिसमें जान नहीं है तो अप्राणीवाचक। संज्ञा इस प्रकार से ही बनती है, एक तो देखने योग्य, एक न देखने योग्य। देखने योग्य में होगी यथार्थवाचक, यथार्थ में चार प्रकार से देख सकते हो, जाति देख सकते हो, समूह देख सकते हो, पदार्थ देख सकते हो, व्यक्ति देख सकते हो। दूसरा है भाववाचक, भाववाचक को देख नहीं सकते, समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है जो भी समझाया अभी तक संज्ञा को लेकर, संज्ञा के भेद को लेकर, इतना क्लियर है ना। अब अगर हमें बात करनी होगी सीधे हम किस पे आएंगे, इन सभी भेदों पे। अब ऐसा नहीं होगा, दो को पहले समझो, ऐसा नहीं होगा कि मूलतः या मूल रूप से यहाँ लिख दूं एक हेडिंग बना के
और उसके बाद इन दोनों को समझाऊं, फिर इन दोनों को चारों को अलग अलग खोलूं, या फिर उत्पत्ति व्युत्पत्ति लिख दूं मैं और फिर इन तीनों को लिखकर फिर इन तीनों को अलग समझाऊं और फिर इन दोनों को अलग डिफाइन करता घूमूं, या फिर इनके नाम लिख के इन पांचों को समझाऊं और फिर पांचों अलग अलग करके समझाया जाए। तो हेडिंग वगैरह का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इनकी हेडिंग में कोई परिभाषा लिखी जाए, इनको समझाने के लिए कोई परिभाषा लिखी जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। हमको सीधे सीधे ये पढ़ने हैं 5 नाम, इनको ही समझना है कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, इनको समझना है बस, इनके अलावा कुछ नहीं देखना है। जो इनको समझ जाएगा बस वही है सर्वश्रेष्ठ संज्ञा को लेकर, बस इन्हीं को समझना है, बाकी का संज्ञा में समझने का कुछ है नहीं है। फिर होना क्या है कि थोड़ा अदलाव बदलाव होंगे कि इससे ये बनेगा उससे वो बनेगा, वो बाद की बात है, कैसे कैसे बनेंगे वो समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ जाओ कि अब अगर हमें जो क्लास देखनी है उस क्लास में इनके 5 रूपों को समझा जाएगा कि 5 प्रकार या 5 रूप कैसे कैसे बनते हैं। तो जैसे इनको समझ जाओगे ना, फिर इनको समझने के बाद में इनमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, रख सकते हो, क्योंकि जी चीज़ें तो इधर लिखी हैं, ये चीज़ें इधर लिखी हैं, तो बार बार रिपीट इन्हीं को कर रहे हैं। तो मैं बस एक बार इनको समझा दूंगा, फिर अपने हिसाब से समझ जाना। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई मूलतः यथार्थवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाओ, ऐसा कभी नहीं होता। सीधा बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है। इन निम्नलिखित विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ऐसा पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? इतना आगे बढ़े फिर। ऐसा ही काम करते हैं, जो क्लास हो गई है लगभग 1 घंटे की होने को है, ज़्यादा लंबी होना भी सही नहीं है, आप भी बोर हो जाओगे और भी कई समस्या हो सकती है, आपकी कोई दूसरी क्लास हो सकती है, आपको कहीं जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के ये है। तो अब हम जब इनकी बातें करेंगे इन 5 की, तो अगली क्लास में देखेंगे कि ये 5 कैसे कैसे इनको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इन 5 को हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा लोड भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब लोड वाली बात आती है तो एग्जाम टाइम पे बात आती है, वही 4 घंटे की मैराथन ले लो, 2 घंटे की मैराथन, 8 घंटे की मैराथन, वो अलग बात हो जाती है, वो एग्जाम टाइम पे होता है। अभी तो कोई एग्जाम नहीं है फिलहाल, जो है उसकी तैयारी करते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। तो आज की क्लास के लिए आज इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोगों का काम, जो मैं हर बार कहता हूँ भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो बांटते जाया करो, सभी लोगों का भला होगा, आपका भला होगा, मेरा सबसे ज़्यादा भला होगा। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा भला मेरा होना है, फिर आपका होना है, फिर आपके जो साथियों का होना है जिनको आप भेजने वाले हो। तो शेयर कर दिया करो वीडियो को, लाइक अगर करना भूल जाते हो कोई बात नहीं, शेयर करना मत भूला करो, मेन जड़ वही है शेयर, चैनल को ग्रो कराने की। ठीक है, और जो आप लोग वीडियो देखने आते हो, यहाँ मेरी वीडियो देखने आते हो, आप सभी लोग प्लीज़ एक काम करके जाया करो, मेरी फीस समझ कर या कुछ भी समझ कर, मेरा स्वाद समझ कर, कुछ भी समझ कर, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो प्लीज़। और बाकी का, अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे शेयर करने से ही मिलने वाला है, और वो शेयर करने से फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप लोग शेयर करोगे। मेरे शेयर करने से नहीं, आप लोगों के शेयर करने से फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं, कौन वीडियो को देखना चाहता है, कौन अपने जानकार लोगों को वो वीडियो दिखाना चाहता है। जैसे मान लो आपने अपने दोस्तों को भेजी, तो वो दोस्त सीधे सीधे आपके वीडियो जाकर खोलेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपसे उम्र में छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके फील्ड से जिनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप तो स्टूडेंट हो, तो आपके इस फील्ड से, स्टूडेंट वाले, टीचिंग वाले फील्ड से, स्टडी वाले फील्ड से कोई लेना देना नहीं है उनका। तो होगा क्या, अगर आप उनको भेजोगे तो वो ऐसे लोगों को भेजेंगे जिनको इसकी ज़रूरत है वास्तव में, या उनसे कह के भेजो भाई आप उनको भेज देना, कोई हो आपके घर में, आपके पड़ोस में जो पढ़ना, मतलब जो पढ़ रहा हो इस समय, तैयारी कर रहा हो, उसको भेज देना। तो ऐसे तो भेजे जाएंगे, ऐसे तो बढ़ेंगे। तो भाई कृपा करो, थोड़ी सी कृपा करो, वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, और समय में नहीं आया हो तो भी पूछना हो, सीधा कमेंट बॉक्स में आ जाना। बाकी आप सभी होशियार हो, समझदार हो, सभी कुछ जानते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या जा रहे हैं, बाय बाय।